अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं इकबाल तकी शिरकोटी एक बार फिर आपके सामने आपके खिदमत में चैनल इकबाल तकी पर आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और आने वाले वक्त में इन्हीं तरह के तमाम सामाजिक मुद्दे और जो किसी भी तरह की परेशानी या मुश्किलात हैं उनको आपके सामने लाया जा सके और उन पर आपसे बिल्कुल बाज़ाब्ता उन पर आपसे बातचीत हो सके और उनके निदान, उनके निवारण, उनसे किस तरह से हमें बचा जाए इस पर हमारी राय मशवरा हो सके। तो आज का जो मुद्दा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक हीरो होता है, हीरो, तो वो हीरो एक हमारा कौन होता है, ये मुद्दा है। हम अपने हीरो जो हम समाज में देखते हैं, या तो हम फिल्मी एक्टर को अपना हीरो मान लेते हैं, या किसी राजनेता को हम अपना हीरो मान लेते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बहुत बड़ा कारोबारी होता है, हम उसे अपना हीरो मान लेते हैं। या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा दानवीर होता है, हम उसको अपना हीरो मान लेते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि असली हीरो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जो असली हीरो है वो कोई एक्टर नहीं है, वो कोई डायरेक्टर नहीं है, वो कोई किसी तरह का इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। असली हीरो मेरे भारत का जो है वो एक मजदूर है। एक मजदूर असली हीरो है जो पूरे दिन जिद्दोजहद करके, पूरे दिन अपना पसीना बहाकर और अपने बच्चों के लिए और अपने भरण पोषण के लिए 2 वक्त की रोजी जुटाता है। असली हीरो वो है जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चला जाता है। असली हीरो वो है जो न कभी गर्मी की शिकायत करता है, न कभी सर्दी की शिकायत करता है, न कभी शेल्टर की शिकायत करता है, न कभी बरसात की शिकायत करता है। असली हीरो वो है। असली हीरो वो है जो बीमारी में कभी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में, लेकिन कभी किसी से नहीं बोलता कि उसे तकलीफ़ है। वो कभी किसी से नहीं कहता कि वो परेशान है, कि वो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे लाइनों में खड़ा रहा, या फिर कई कई दिन तक अस्पतालों के सामने जाता रहा और वहाँ पर इंतज़ार करता रहा, या वहाँ पर अपने मरीज़ के साथ में, या खुद वो मरीज़ है उसके लिए वो महीनों तक चक्कर काटता रहा, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। असली हीरो वो है। असली हीरो हमारा भारत में अगर माना जाए तो एक और हमारे असली हीरो हैं जो कि किसान हैं, जो कि खेतों में अनाज उगाता है, अन्न उगाता है, ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और हम अच्छा खाना खा सकें। असली हीरो हमारा वो है जो सुबह को सवेरे उठता है और सवेरे उठकर खेतों में जाता है और खेतों में जाकर वो मेहनत मुशक्क़त करता है और हमारे लिए अन्न उगाता है। हमारा असली हीरो वो है। असली हीरो हमारा वो है जो हमारे लिए, हमारे देश की सीमाओं पर खड़ा रहता है। कहीं रेतीला रेगिस्तान है, कहीं बरसात है, कहीं बहुत ही तपती धूप है और कहीं पर कड़कड़ाती सर्दी है, लेकिन कभी वो शिकायत नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए खड़ा होता है ताकि हम आराम से सो सकें। लेकिन हमने अपने असली हीरोज़ बजाय इनके और किसी को बना लिया है। अगर कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा असली हीरो फिल्मकार हो, या कभी कभी सोचते हैं कि राजनेता हो, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज मैंने ये मौजू जो रखा है, ये मौजू इसलिए रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आज मैंने एक एक्सपीरियंस किया, और वो एक्सपीरियंस मैं 15 दिन से उस एक्सपीरियंस को कर रहा हूं और 15 दिन से मैं उस चीज़ को देख रहा हूं। मैं एक बीमारी में मुब्तला हूं। मुझे एक परेशानी है कि मेरे दांतों में इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन की वजह से मैं होली फैमिली में अपने अस्पताल में अपने आप को दिखा रहा था, लेकिन होली फैमिली में जब मैं दिखा रहा था तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके इन्फेक्शन है, आपका एक माइनर ऑपरेशन होगा जिसकी वजह से आपको ये बार बार ये इन्फेक्शन सामने आ रहा है। तो इस माइनर इन्फेक्शन में आपके कुछ हज़ार रुपये खर्च होंगे। अब ऐसे हालात में, जबकि बहुत ही पैंडमिक है, बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इतने पैंडमिक हालात में, ऐसी कंडीशन में, जबकि हमने 2 लॉकडाउन झेले हैं और इतनी बड़ी कोरोना महामारी को हमने झेला है और अपनों को इसमें जाते हुए अपनी आंखों से विदा किया है, तो ऐसे हालात में कोशिश की जा रही है कि जितना पैसा बच जाए, जितने पैसे को हम बचा सकें वो बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराएं तभी हमारा नाम होगा, या हम बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, या बहुत ही सुसज्जित माने जाएंगे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना भी हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, और ये हम ही लोगों के लिए ये बनाए गए हैं।
जितने भी लोग भारतवासी हैं, जितने भी लोग दिल्ली वासी हैं, उन्हीं सब के लिए ये हॉस्पिटल्स को बनाया गया है और उन्हीं के लिए बनाया गया है। और ये हॉस्पिटल्स का फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों के लिए तत्पर रहें और इनके परेशानियों को जितना कम से कम वो कर सकते हैं वो कम से कम करें, ताकि इनको दुनिया भर के जितने भी मुसाइब का सामना करना पड़ता है वो कम करना पड़े। तो अब बात यहाँ आती है कि जब ये खर्च इतना ज़्यादा हुआ तो खर्च ज़्यादा होने की वजह से मैंने इरादा किया कि मैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में जाऊं, ताकि वहाँ पर जाने के बाद में मेरा ये ट्रीटमेंट भी हो सके। एक छोटी सी सर्जरी है जो कि बोन क्राफ्टिंग कही जाती है, तो बोन क्राफ्टिंग के लिए, और फिर एक हमारा रूट कैनाल हुआ था जो कि RCT होती है, तो रूट कैनाल के लिए भी मुझे वहीं जाना था। मैं वहाँ जाता हूँ 1 जुलाई सन 2021 को। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो पहुँचने के बाद सबसे पहले मुझे एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किल मेरे लिए थी, लेकिन वहाँ पे जो लोग परेशान हाल, गरीब लोग, लाचार लोग जाते हैं उनके लिए शायद वो मुश्किल नहीं थी, लेकिन मुझे वो मुश्किल लगी, क्योंकि उसका जिक्र मैंने बाद में मैं अभी करता हूँ आपसे। जैसे कि मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर 1 जुलाई को, तो मैं जैसे ही मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के गेट पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मैं पूछता हूँ कि पार्किंग कहाँ पर है, तो बोलते हैं पार्किंग यहाँ नहीं है, आप गाड़ी बाहर खड़ी कर आइए MCD पार्किंग में। तो मजबूरन मुझे वहाँ MCD पार्किंग जो कि पंत हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पर अपनी बाइक को खड़ा करना होता है, और खड़ा करके मैं कम से कम 2 किलोमीटर वापस फिर चलकर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में पहुँचता हूँ। वहाँ पर मुझे एक लाइन मिलती है, जो एक न्यू रजिस्ट्रेशन की एक लाइन अलग होती है, एक ओल्ड रजिस्ट्रेशन की होती है। मैं नए रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, और कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद में मेरा उस लाइन में नंबर आ जाता है। मैं अपना कार्ड बना लेता हूँ, जो कि 10 रुपये पे करके फीस एक कार्ड बन जाता है। वो कार्ड बनने के बाद फिर मैं सेकेंड रो में लग जाता हूँ, जिसमें भी लगभग 1 घंटे के लगभग मेरा नंबर आता है, और मैं एक डॉक्टर से संपर्क में आता हूँ। वो डॉक्टर मुझसे पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। वो बताते हैं कि आप वहाँ कुछ लिखने के बाद में और बोलते हैं कि आप इस नंबर पर चले जाइएगा। मैं वहाँ उन डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, वो डॉक्टर मेरा इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद में वो बोलते हैं कि आप विंडो नंबर 5 पर चले जाइएगा। अब मैं विंडो नंबर 5 पर आकर लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, और ऐसे ही जैसे जब मेरा नंबर आता है तो मैं डॉक्टर से बोलता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे दांत में इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार पस आ रही है दांत के नीचे से। तो वो देखने के बाद में वो बोलते हैं कि एक्सरे आपके पास है, तो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ मेरे पास एक्सरे हैं। मैं अपने एक्सरे दिखा देता हूँ, जो कि होली फैमिली हॉस्पिटल से मैं लेकर गया होता हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ पर एक डेट लिखते हैं कि आप 15 जुलाई 2021 को RT-PCR कराइएगा आकर, और 16 जुलाई को आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और डॉक्टर बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट मैं खुद करूँगा। जो डॉक्टर प्रियांक के नाम से शायद वहाँ पे थे, तो वो बोलते हैं कि मैं ये खुद ट्रीटमेंट करूँगा। मैं उनको बोलता हूँ कि सर मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा है डॉक्टर, ये मेरे इन्फेक्शन हो रहा है, ये देखिएगा। मैं उनको दिखाता भी हूँ। तो वो बोलते हैं अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आप एक काम कीजिएगा, वो एक स्लिप लेते हैं, और स्लिप लेकर उस पर एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक और आइबुप्रोफेन एक सिरप लिख देते हैं, और बोलते हैं कि ये मेडिसिन वेंडिंग विंडो है, वहाँ से जाकर ये ले लीजिएगा। उस चीज़ को वो मेंशन नहीं करते हैं OPD कार्ड पर, उस प्रेस्क्रिप्शन को। सबसे पहली गलती मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेडिसिन किसी हॉस्पिटल से दी जा रही है तो उसको मेंशन किया जाना चाहिए। मैं ये मेडिसिन और इसका बैच नंबर एमॉक्सिसिलिन में यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने जब इन्फेक्शन बढ़ता था तो मैं उसे खा लेता था, लेकिन मुझे यही पता नहीं था क्योंकि मुझे खानी कितनी है, क्योंकि मेरे कार्ड पर ये लिखा हुआ नहीं था। और जब मैंने मेडिसिन वेंडिंग विंडो से जाकर पूछा तो उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, बस वो मेडिसिन मेरे हाथ में थमा दी। उसके बाद मैं एक मेल करता हूँ मैडम डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेज संगीता तलवार जी को, और जो कुछ मैंने देखा मैं वो सारी बातें संगीता तलवार जी से मैं शेयर करता हूँ अपने मेल के माध्यम से। मैं उनको बताता हूँ मैडम आपके हॉस्पिटल में आउट पेशेंट्स के लिए पार्किंग नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई अलग से क्यों नहीं है, उनको देखा नहीं जाता। वो भी उसी लाइन में खड़े होते हैं जिस लाइन में और सभी आउट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए एक अलग से क्यों हो जो कि सीनियर सिटीजन्स वहाँ पर आते हैं। मैं मैडम को बोलता हूँ कि मैडम मैं
प्रॉब्लम में था। मैं डॉक्टर को बोला कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे ये मेडिसिन ऐसे स्लिप पर लिख कर दे दी। स्लिप मैंने वेंडिंग विंडो पर जाकर दी, मेडिसिन वेंडिंग विंडो पर उन्होंने वो स्लिप वहाँ पर जमा कर ली और मुझे वो मेडिसिन दे दी। तो ये शेयर मैं करता हूँ। तो मुझे रिप्लाई आता है कि हम यहाँ पर ऐसे हार्ट ऑफ द सिटी में हैं जहाँ पर पार्किंग का होना मुमकिन नहीं है, इसलिए एमसीडी पार्किंग को ही इस्तेमाल किया जाता है। जब हम स्टाफ के लिए पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बहुत वीआईपी पेशेंट्स जाते हैं तो उनके लिए पार्किंग यूज़ हो सकती है, तो फिर आउट पेशेंट्स के लिए पार्किंग यूज़ क्यों नहीं हो सकती? क्या यही सबसे निचले दर्जे के लोग हैं जिनके लिए पार्किंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर, और बाकी सब के लिए हो सकता है? हॉस्पिटल का मकसद इन्हीं के लिए तो है, इंस्टीट्यूट का मकसद इन्हीं के लिए तो है जो सरकारें पैसा खर्च करती हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का जो 2013 का बजट था वो 21 करोड़ का था, जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली ने दिया है। तो एनसीटी ऑफ दिल्ली जब इसको चला रही है, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज को, तो ये पैसा तो सरकार का पैसा है, और सरकार का पैसा है तो यानी कि वो नागरिक का पैसा है, और नागरिक का पैसे से ही ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। तो उस नागरिक को राहत मिले और राहत पहुँचे, ये तो हक बनता है उसका। चलिए आगे चलते हैं। फिर सीनियर सिटीज़न के नाम पर मैडम बोलती हैं कि हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन का खास ख्याल रखा जाता है, और वो कुछ फ़ोटोज़ कुछ कैप्शंस मुझे वो मेल पे रिवर्ट करते हैं कि ये देखिएगा हमारे लिए स्पेशल है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा वो बोलते हैं कि वेंडिंग मशीन पर ऐसे कोई भी मेडिसिन बिना प्रेस्क्रिप्शन के हमारे यहाँ पर नहीं दी जाती है, इसके लिए आप प्रूफ करें 5 दिन के अंदर। अगर आपको ऐसा हुआ है तो मैं मैडम को नेक्स्ट अपनी मेल में उसका बैच नंबर दे देता हूँ और कंपनी का नाम दे देता हूँ। मैडम मैं ऐसे प्रूफ तो नहीं कर पाऊँगा कि ये कहाँ से मुझे मिली, कैसे मिली, लेकिन ये कंपनी को इस बैच नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं कि ये बैच नंबर की मेडिसिन इस कंपनी ने कहाँ पर सप्लाई की और ये मेरे पास किस तरह आई, तो इसका आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक सवाल है डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स का आप अपने एचओडी से पूछ सकते हैं कि एचओडी ने इस दिन कौन से डॉक्टर्स की ड्यूटी वहाँ पर लगाई थी और किस डॉक्टर ने ये प्रेस्क्रिप्शन मुझे दिया था, तो ये आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। मैंने मैडम संगीता तलवार जी को ये सब बातें बताई। चलिए कुछ नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा था, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा ये रिशेड्यूल हो जाए। ये 15 जुलाई से 16 जुलाई तक का जो टाइम था ये मेरे लिए काट पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद ये रिशेड्यूलिंग हो जाए, लेकिन ये रिशेड्यूलिंग नहीं हो पाई। और फिर 15 जुलाई आई और 15 जुलाई को सुबह सवेरे उठकर मैं अपने RT-PCR टेस्ट के लिए मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज गया। वहाँ पर मैंने अपना RT-PCR टेस्ट कराया। RT-PCR टेस्ट करने के बाद फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि मैंने 16 तारीख को मुझे वापस जाना था, 16 जुलाई को 8:30 बजे। और फिर अगले दिन 16 जुलाई 2021 को मैं सुबह 8:30 पौने 9 बजे के लगभग हॉस्पिटल पहुंचता हूं। मैं पूछता हूं मुझे कहां जाना है, तो वो बोलते हैं विंडो नंबर 5 पर आपको जाना है। मैं विंडो नंबर 5 पर खड़ा हो जाता हूं। वहां कम से कम 1.5 घंटे के बाद मेरा नंबर आता है। मैं डॉक्टर के सामने जाता हूं। डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि सर आज आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आज PG एग्ज़ाम चल रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अब मैं दुविधा में फंस जाता हूँ। अब मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं जिस दिन का इंतज़ार कर रहा था बड़ी बेसब्री से, और मैं ये देख रहा था कि मुझे इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, शायद ये मेरे पास पैसे होते तो मैं उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लेता, लेकिन मैं इसका इंतज़ार कर रहा था इस दिन का, और आज भी इस दिन मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। मैं डॉक्टर से सिर्फ ये बात बोलता हूँ विंडो पर, और ये आप भी देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डाली है वीडियो, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ डॉक्टर को। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर से सिर्फ ये बोलता हूँ, डॉक्टर साहब 1 जुलाई को मैं यहाँ पर पहुँचा, और 1 जुलाई को आपने यहाँ पर डेट डाली कि 15 तारीख को RT-PCR के लिए आपको आना है। इत्तेफाक से वही डॉक्टर मेरे सामने थे, और 16 तारीख को आपका ट्रीटमेंट मैं खुद करूँगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये PG एग्ज़ाम का जो सर्कुलर है ये 1 जुलाई के बाद आया है या ये सर्कुलर पहले से ही आया हुआ था एग्ज़ाम का। अगर ये 1 जुलाई के बाद आया है तो मैं 19 जुलाई जो आप मुझे डेट दे रहे हैं आने के लिए, मैं उस डेट में आराम से आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है।
लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये सर्कुलर 1 जुलाई से पहले का है पीजी एग्ज़ाम के लिए, जो आप आज एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट हो पाना मुश्किल है, संभव ही नहीं है, तो अगर 1 जुलाई से पहले आया तो आपने ये जो डेट मुझे 16 जुलाई ट्रीटमेंट की दी थी, ये किस आधार पर दी थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। डॉक्टर बोले कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब आपको अगर चाहिए तो आप हायर ऑफिशियल को आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इसका जवाब। तब मैं उनसे अपने पेपर्स लेकर संगीता तलवार जी के पास जाता हूँ और संगीता तलवार जी के केबिन के बाहर जो गार्ड है उनको बोलता हूँ कि मुझे संगीता तलवार जी से मिलना है, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं मैथ्स में। वहाँ से उनके सेक्रेटरी बाहर आते हैं, बोलिए सर क्या काम है, बताइए। मैं बोलता हूँ सर अगर आप मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सुनिए, मुझे सर सर्कुलर चाहिए कि पीजी एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुए हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस में, इसका सर्कुलर किस दिन आया, मुझे उसके सर्कुलर की कॉपी चाहिए। अगर ये सर्कुलर 1 जुलाई के बाद आया है तो ये, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की पेंडेमिक चल रही है, तो इसमें हो सकता है कि एकदम सर्कुलर आया हो, आज ये एग्ज़ाम कराने पड़ रहे हों, तो ये मजबूरी है। मैं चला जाता हूँ, 19 जुलाई को मैं आ जाऊँगा। और अगर ये 1 जुलाई से पहले आया हुआ है तो सर ये 16 जुलाई की डेट देना मेरे लिए ऑथेंटिक नहीं था। ये मुझे हैराश करना है और ये परेशान करना है और इसी तरह से और भी तमाम मरीज़ों को परेशान करना है। तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। लेकिन वहाँ से वो बोले कि इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, ये तो मैडम ही दे पाएंगी, आप वेट कर लीजिएगा, मैडम से मैं आपको मुलाकात करा देता हूँ। 1.5 घंटा मुलाकात करने इंतज़ार करने के बाद में सेक्रेटरी मुझे आवाज़ देते हैं मेरे नाम से, इकबाल। मैं चला जाता हूँ, बोलते हैं कि मैडम से मिल पाना तो अभी मुश्किल है, आप डिप्टी डायरेक्टर साहब से मुलाकात कर लीजिएगा। मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास जाता हूँ और वही बात मैं बोलता हूँ, सर आप मेरी बात को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मेरी प्रॉब्लम को। वो बोलते हैं कि आप बताइए तो सही, शायद मैं सॉल्व कर दूँ। मैं बोलता हूँ कि सर मेरी ये इश्यूज़ है। मैं 1 जुलाई को आता हूँ, फिर मैं उनको पूरी कहानी सुनाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ आप HOD के पास जाइएगा, जो HOD हैं उनके पास जाइएगा, आपको उनको बताना चाहिए। मैंने कहा सर आप बोल रहे हैं HOD के पास जाइए, वो बोल रहे हैं कि आपको वहाँ जाना है, तो नहीं आप HOD के पास जाइए। मैंने कहा सर ये HOD का सजेशन अगर मुझे वो डॉक्टर दे देते हैं जो विंडो नंबर 5 पे है, तो मुझे इतने चक्कर नहीं काटने होते, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर भी फिलहाल मैं 3 नंबर पर जाता हूँ और HOD के पास चला जाता हूँ। मैं HOD मिसेस बाली जो कि फ्लोर नंबर 3 पर थी, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद पता चलता है कि HOD मुझसे नहीं मिल पाएंगी और वो किसी सीनियर डॉक्टर को रेफ़र कर देती हैं और बोलती हैं कि आप इनसे बात कर लीजिएगा। मैं उन सीनियर डॉक्टर से बात करता हूँ तो वो सीनियर डॉक्टर मुझे समझाते हैं, जबकि मेरे इश्यूज़ वहीं के वहीं थे और वो इश्यूज़ नहीं बदले। मैं सिर्फ वो सर्कुलर जानना चाहता था कि जो सर्कुलर पीजी एग्ज़ाम्स का आया था वो किस डेट में आया था, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मैं यहाँ 19 जुलाई को आऊँ तो मुझे अफसोस ना हो। लेकिन अगर वो 1 जुलाई से पहले सर्कुलर आया था तो ये बिल्कुल गलत बात थी। 16 तारीख की ट्रीटमेंट की डेट देना, और ऐसे हालात में जबकि इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फाइनली मैं वहाँ से इस कंडीशन में आ गया कि वहाँ से मैं इस कंडीशन में आ गया वहाँ से, और इस तरह से बिना इलाज के मैं अपने मजबूर हो जाता हूँ वहाँ से आने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक संदेश है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मैं हमारी दिल्ली सरकार को भी, कि दिल्ली सरकार इसका संज्ञान ले कि किस तरह के हालात में, किस तरह की कंडीशंस में जो मरीज़ वहाँ पर इलाज करा रहे हैं और उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। और ये भी संज्ञान लें कि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस पर एक भार भी ज़्यादा है, उसका भी ध्यान दें। मैं एक तरफ़ा बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं एक तरफ़ा बात करना भी नहीं चाहता। वो सैल्यूट करता हूँ मैं उन मेडिकल स्टाफ को, उन डॉक्टर्स को और उन ऑफिसर्स को जिन लोगों ने कोरोना काल में बहुत मेहनत की, और मैं सैल्यूट करता हूँ। और हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, तो उन गलतियों को सुधारा जाए। और जितनी कम तकलीफ़ हम अपने इन हीरोज़ को दे सकें, ये जो रियल हीरोज़ हमारे भारत के हैं, इनको जितनी कम तकलीफ़ हम दे सकें, हमारे लिए बहुत ही उम्दा काम होगा।
और यही हमारे लिए परोपकार होगा। बिल्कुल मैं इकबाल तकी शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलत बात हुई हो तो इसके लिए। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही तमाम मौजू पर आपसे बात करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।